जय हिंद। मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल परिवार में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चे। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब जीव विज्ञान का पहला चैप्टर कक्षा 10 का जो विज्ञान था उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर में, ठीक है, जीवित रहने के लिए जो भी क्रियाएं होती हैं उनको करने के लिए, मतलब उनको हम लोग करते हैं, और जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन्हीं क्रियाओं को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। जैसे में पोषण, उत्सर्जन, ठीक है, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन, ये सब जितना भी मैंने पढ़ाया था यह सब हमारा जैव प्रक्रम में आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं सजीवों में होने वाली विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं। तो मैंने आपको बताया था कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और समन्वय, प्रजनन, और ऐसे ही चैप्टर भी हैं। मैं आपको बता दूं, एक चीज आपको बता दूं कि देखिए हम लोग पहले चैप्टर में यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। इसके बाद आएगा नियंत्रण एवं समन्वय, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, और इसी का एक थर्ड चैप्टर आएगा प्रजनन। ठीक है, एक और चैप्टर है तो चौथा होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को जीवों के महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए उसको मैंने बताया था पोषण, ये सब हो गया था, पिछले क्लास में ही हो गया था। मैं बस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने फिर पढ़ा पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार के होते थे, स्वपोषी पोषण और एक था परपोषी या विषम पोषी पोषण। इसको ऐसे लिख लीजिएगा, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब पढ़े थे हम लोग स्वपोषी पोषण, इसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से प्राप्त पोषण को हम लोग स्वपोषण कहते हैं, तथा जो जीव ऐसा कर पाते हैं उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और इन जीवों में मैंने बताया था कि हरे पौधे होते हैं तथा नीले हरे शैवाल होते हैं और स्वपोषी बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोगों ने पढ़ा था पौधों में प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण मैंने बताया था कि वातावरण से वायु वगैरह को ग्रहण करके, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके तथा जमीन से जल को ग्रहण करके पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और उनकी पत्तियों में एक पदार्थ उपस्थित होता है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसके सहायता से वे ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम लोगों को देखो आज कहाँ से क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को पढ़ना है विषम पोषी पोषण। अब सबसे पहले जानिए कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, विषम पोषी पोषण क्या होता है? तो इस प्रकार के पोषण में कोई भी जीवधारी, देखिए मैंने लिखा भी है, कोई भी जीवधारी अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करेगा? दूसरे जीव से प्राप्त करेगा, ना कि यह अपना भोजन स्वयं बनाएगा। तो विषम पोषी पोषण में कोई भी जीव जो होगा, जो भोजन तैयार करेगा, वह अपने बॉडी के अंदर नहीं तैयार करेगा, वह अन्य जीवों के ऊपर आश्रित रहता है। अन्य जीव अपना भोजन बनाएंगे तो उसके बनाए हुए भोजन को ये जीव ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, या उन जीवों को ही ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है, इस प्रकार के पोषण को हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। कौन सा पोषण कहेंगे? विषम पोषी पोषण कहेंगे। जो विषम पोषी पोषण होता है, ठीक है, मनुष्य में होता है, क्योंकि मनुष्य दूसरे जीवों पे आधारित होता है। जैसे कि फसल भी ले लीजिए, फसल भी दूसरी एक प्रकार की जीव है। ठीक है, तो पौधे होते हैं तो वे अपना भोजन अपने शरीर में बनाते हैं, तो उन पे हम लोग आधारित रहते हैं। कुत्ता भी है, दूसरों पे आधारित रहता है। कुत्ता क्या है? दूध पीता है या तो मांस खाएगा, तो मांस दूसरे का होता है, दूध दूसरे का होता है। तो कहीं न कहीं जो दूध मांस वगैरह होता है दूसरे जीवों का होता है, इसलिए इसको हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। और इस प्रकार की जो जीव ऐसा करते हैं उन्हें हम विषम पोषी जीव कहते हैं, विषम पोषी जीव कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस पे, क्या नाम है, विषम पोषी पोषण के प्रकार पे। देखो जो विषम पोषी पोषण होता है तीन प्रकार का होता है। पहला होता है परजीवी पोषण। क्या होता है? परजीवी पोषण। दूसरा होता है मितोपजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी समभोजी पोषण। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए परजीवी पोषण क्या होता है। परजीवी, पर मतलब जीवी,
पर मतलब दूसरों के ऊपर जीवित रहने वाला जो जीव होता है, तो इसमें जो जीव होगा दूसरे जीव के ऊपर, ठीक है, इसमें जो जीव होगा दूसरे जीव के ऊपर क्या होगा, निर्भर रहेगा, मगर उसे मारता नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं परजीवी पोषण। इसमें जैसे जू हो गया, जू मतलब जू, खटमल, ढील वगैरह जिसे कहते हैं, तो ये क्या करते हैं भैया, ये अमरबेल, अमरबेल क्या होता है कि एक ये पतली सी बेल होती है जो अन्य पौधों के ऊपर चली जाती है और उनसे भोजन लेती है, उनको मारती नहीं है। जैसे इंसान के बाल में जू पड़ जाते हैं, ठीक है, उनके खून को चूसते रहते हैं, चूसते रहते हैं, चूसते रहते हैं, मगर ना इंसान को मारते हैं ना खुद मरते हैं, अपना बच्चा अच्छा उसी में अंडा बच्चा देते रहते हैं। इस प्रकार से इनकी वृद्धि होती रहती है, ठीक भैया। तो अब होता क्या है कि इस प्रकार से इनकी वृद्धि तो हो गई, अमरबेल भी यही काम करता है। अमरबेल क्या करेगा कि पेड़ के पौधों पे चला जाएगा, उनकी पत्तियों पे फैल जाएगा, अब पेड़ अपना भोजन बनाएगा और उस बनाए बनाए भोजन को अमरबेल चूसता रहेगा, चूसता रहेगा। तो ये हो गए क्या, परजीवी, दूसरों जीवों के ऊपर रह के बिना उसे मारे, ठीक है, उससे भोजन ग्रहण करना, ये होता है हमारा क्या, परजीवी पोषण। अब इन इस प्रकार के जीवों को परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी। अब चलते हैं हम लोग मृतोपजीवी पे। मृतोपजीवी पौधे क्या होते हैं कि अगर कोई मरा हुआ पौधा हो, मरा हुआ जीव हो, उस जीव के ऊपर आश्रित रहते हैं, उसी से अपना भोजन बनाना चालू कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं इसको, मृतोपजीवी पोषण। और जो ऐसा कार्य करते हैं उनको हम फंगस या कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंगस या कवक। अब आते हैं तीसरा, प्राणी संभोजी पोषण। तो ऐसा जीव, ध्यान सुनिएगा, ऐसा जीव जो कि भोजन को अंतर्ग्रहण के रूप में लेता है, जटिल से जटिल भोजन। अब जटिल भोजन क्या होता है, तो जटिल भोजन में आएगा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जटिल है। अब इनको अंतर्ग्रहण करेगा, अंतर्ग्रहण करने का मतलब कि किसी छिद्र के द्वारा अपने शरीर में लेता है, ठीक है। अब जैसे अमीबा का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमीबा का आकार ऐसा होता है, बिना किसी शेप का होता है, ऐसे 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 अमीबा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे अमीबा होता है। अब ये अपना भोजन कैसे करता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कूटपाद होते हैं, तो पहले जाएंगे भोजन के चारों ओर, भोजन का कण हो गया, भोजन को ऐसे घेरते हैं, तो वैसे ही ये अंदर ले लेते हैं अपने अपनी सेल वाल को तोड़ के। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पौधे सॉरी जीव होते हैं प्राणी संभोजी पोषण में, ये अंतर ग्रहण करते हैं। जैसे में मनुष्य हो गया, ठीक है, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है, तो हम लोग प्राणी संभोजी हैं। हम लोग अपने अंदर जटिल कार्बनिक कंपाउंड को लेते हैं, फिर उसका अपघटन करते हैं और हमारे शरीर में टूटता रहता है और हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको आप लोग नोट करिए थोड़ा सा, पानी चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो देखिए मैंने बता दिया था पहले कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। जो हरे पौधे होते हैं, ठीक है, हरे पौधों के अंदर पर्णहरिम होता है। पर्णहरिम को हिंदी में पर्णहरिम है, इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह सूर्य के प्रकाश और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। सूर्य से उसका प्रकाश लेगा, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और इनको मिला के एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस विधि के द्वारा, रासायनिक विधि के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं।
और भोजन को ग्लूकोज के रूप में यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि जल के साथ उपयोग से अपने खाद्य पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो अब देखिए CO2 प्लस H2O, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, प्रकाश। ठीक है, अब इनको लेने के बाद प्लस इधर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अब इन तीनों चीजों को मिलाने के बाद, चारों चीजों को मिलाने के बाद इनका बनता क्या है, तो यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज। और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनता है। तो पौधे अपने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ऑक्सीजन निकालते हैं। तो पौधे पूछेगा, कभी कभी पूछता है कि पौधों से क्या हमको फायदा होता है, तो पौधे ऑक्सीजन देते हैं। हम लोग देखिए इस समय क्या है कि हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा तापमान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इससे क्या लग रहा है आपको, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। जहाँ रेगिस्तान में कभी बारिश नहीं होती थी, वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई। राजस्थान में, हरियाणा में कभी बाढ़ नहीं आती थी, पंजाब में कभी बाढ़ नहीं आती थी, वहाँ पंजाब, पूरा पंजाब बह गया है। तो बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी। जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी। अब इन्हीं घटनाओं को हम लोगों को रोकना है। तो अगर इन घटनाओं को रोकना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली की वायु पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर में आता है दिल्ली। ठीक है, तो वहाँ की एयर इंडेक्स इतनी गड़बड़ है, इतनी गड़बड़। एयर इंडेक्स क्या होता है कि वायु का एक ऐसे प्रदर्शित किया जाता है कि कहाँ कहाँ की हवा कितनी अच्छी है, तो उसको एयर इंडेक्स कहते हैं। तो दिल्ली की हवा सबसे खराब होती है। आप 20 सिगरेट पियोगे और दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हो, दोनों बराबर है, उतना लंग्स गड़बड़ाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कारक होंगे, जैसे सबसे पहली चीज जरूरत होती है जल की। किसकी, जल की। सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। और किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की और क्लोरोफिल की। ठीक है, तो इन इतने लोगों की आवश्यकता होती है। चार चीजें होती हैं, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल। ये होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्राणियों में पोषण के चरण। तो देखिए, प्राणी जो जीव होते हैं, प्राणी, ठीक है, विषमभोजी प्राणी जो होते हैं, इनमें पाचन सॉरी पोषण का जो चरण है, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने देखो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि अंतर्ग्रहण। क्या लिखा है, अंतर्ग्रहण। अब जो अंतर्ग्रहण है, ठीक है, जो अंतर्ग्रहण है, यह जो अंतर्ग्रहण है, अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है कि जब हम भोजन को अपने मुख के अंदर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड द अंतर्ग्रहण, इंडाइजेशन। ठीक है, अब देखो, अंतर्ग्रहण, इसके बाद डाइजेशन आता है, पाचन आता है। ठीक है, तो अब जो पाचन है, यह अंतर्ग्रहण हमने कर लिया, खाने को अंदर मुंह में ले लिया। इसके बाद इसका क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया चालू होती है। किसकी प्रक्रिया चालू होती है, पाचन की प्रक्रिया चालू होती है। और पाचन की प्रक्रिया के बाद जैसे भोजन पच गया, तो भोजन पचता कैसे, मैंने इसको डिटेल में बताया भी है। एक बार और बता दूं कि जैसे भोजन जाता है, यहाँ पे मुख होता है, मुख में सैलिवा होता है। सैलिवा, सैलिवा मतलब लार। तो कोई पूछे कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो मुख से प्रारंभ हो जाता है। मुख में क्या होता है, सैलिवा होता है। और वह सैलिवा करता क्या है, तो सैलिवा भोजन को मुलायम बनाता है, ताकि वह हमारे यहाँ से इसोफेगस से, ठीक है, ग्रसनी से अंदर आसानी से जाए। अब ग्रसनी से होता हुआ भोजन हमारे स्टमक में चला जाता है। ठीक है, अमाशय में, अमाशय का आकार जे जैसा होता है। ठीक है, तो हमारे अमाशय में चला जाएगा और अमाशय में जाके इसका पाचन की प्रक्रिया चालू हो जाती है, या टूटना चालू हो जाता है। जब भोजन यहाँ पे पच जाता है तो इसके बाद जाता है कहाँ पे, देखिए, छोटी आंत में। कहाँ जाता है, छोटी आंत में। तो जो पाचन कहाँ होता है, स्टमक में होता है। इसको लिखो, पेट या अमाशय में। ठीक है, अंतर्ग्रहण कहाँ होता है, मुख में।
पेट या आमाशय में पाचन होता है, अंतर्ग्रहण का होता है मुख में। अब इसके बाद आता है अवशोषण। तो अवशोषण, तो अब भोजन पेट से अमाशय में गया या पेट या अमाशय में गया, यहाँ से जाता है हमारा छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। अब भोजन जो पचा हुआ भोजन है तो छोटी आंत में इसका क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या होता है तो मैं बताऊंगा। अवशोषण मतलब होता है यहाँ पे भोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, भोजन लिक्विड के रूप में चला जाता है। लिक्विड में से जो पोषक तत्व होते हैं उनको हम लोग उन पोषक तत्वों को अवशोषित करती है हमारी शरीर। और उसके बाद इसमें रहते हैं विली। विली नामक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे विली रसांकुर बोलते हैं। और यही विली, इन्हीं विली से जो पोषक तत्व होते हैं इनको अवशोषित कर लिया जाता है और ब्लड से मिला दिया जाता है। इसके बाद आता है स्वांगीकरण। स्वांगी मतलब अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषण करने के बाद स्वांगीकरण आता है। स्वांगीकरण एक प्रक्रिया है, इसमें अब जो पचा हुआ भोजन का अवशोषण हुआ था उसे ब्लड में मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है? ब्लड में। तो उसको स्वांगीकरण कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों ने जो भी खाया पिया था छोटी आंत में गया, फिर बड़ी आंत में चला गया। बड़ी आंत में जाके क्या होता है? स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब वहां से बहिक्षेपण, जो अपशिष्ट भोजन होता है उसे हम लोग मल के रूप में, ठीक है, लैट्रिन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो उस प्रक्रिया को जब शरीर से बाहर निकाल रहे हैं तो बहिक्षेपण, जब अंदर ले रहे थे तो अंतर्ग्रहण। तो अब इसको मैंने देखिए लिखा भी है कि अंतर्ग्रहण क्या होता है, व्हाट इज द इंडाइजेशन। तो प्राणियों द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। अगर कोई प्राणी, कोई भी प्राणी, जैसे मैंने अभी बताया था अमीबा के बारे में, ठीक है, अमीबा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ। तो अमीबा के बारे में मैंने बताया था कि ये अमीबा है। अमीबा किसी भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है तो दैट इज कॉल्ड द अंतर्ग्रहण इंडाइजेशन। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतर ग्रहण करते हैं। तो कोई भी प्राणी अपने अंदर, शरीर के अंदर भोजन लेता है तो उसे हम लोग कहेंगे अंतर ग्रहण। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। जैसा कि अगला पॉइंट लिखा हुआ है पाचन क्या होता है, तो इसमें जो अंतर ग्रहण तो हो गया, अब उसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, अब इसका मतलब क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ मतलब C6H12O6, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? तो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को हम लोग सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित होते हैं। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित किया जाता है सिंपल में, ठीक है। प्रोटीन वगैरह को तोड़ा जाता है शरीर के अंदर। उसके बाद क्या मतलब तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। अब देखो, जितने भी जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको ग्लूकोज के रूप में तोड़ा जाता है, ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जटिल होता है तो उनको इनके सरल रूप में तोड़ा जाता है। और सरल रूप में तोड़ने के बाद उनको विघटित मतलब तोड़ दिया जाएगा तो उसी को हम कहेंगे पाचन। क्या कहेंगे? पाचन। अब इसके बाद आते हैं अवशोषण क्या होता है। तो अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पचित भोज्य पदार्थ रक्त में मिलता है, अवशोषण कहलाता है। मतलब इसमें पचित जो भोजन होता है उस भोजन को हम लोग अपने शरीर में या ब्लड में मिलाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे अवशोषण। क्या कहेंगे? अवशोषण। अवशोषण मतलब समझ में आ गया? चलिए, अब आते हैं स्वांगीकरण। तो कोशिका के अंदर पचे हुए भोजन की कोशिका द्रव्य में मिल जाने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त आदि में किया जाता है। देखो, इसका मतलब क्या है? स्वांगीकरण मतलब क्या होता है? एक मिनट। हाँ, स्वांगीकरण मतलब क्या होता है? तो स्वांगीकरण जो पचा हुआ भोजन है, ठीक है, स्वांगीकरण मतलब क्या होता है कि जो पचा हुआ भोजन होता है अब कोशिका के मतलब अब इसमें ऊर्जा का रख रखाव किया जाता है। स्वांगीकरण में ऊर्जा को मतलब मेंटेन किया जाता है। शरीर के अंदर कोशिका द्रव्य में ही चला जाता है और कोशिका द्रव्य में जाके कि इस कोशिका को कितना ऊर्जा कहाँ पे स्टोर करना है, ये सब चीजें होती है स्वांगीकरण में। अब हम लोगों को पढ़ना है बहिक्षेपण। क्या पढ़ना था? बहिक्षेपण। ठीक है। अब बहिक्षेपण क्या होता है? ठीक है, चलिए बहिक्षेपण। बहिक्षेपण क्या होता है? बहिक्षेपण मतलब जैसे जो हमारा पचित भोजन, भोजन पच गया, अवशोषित हो गया,
उसका स्वांगीकरण हो गया। ठीक है, भोजन पच भी गया, भोजन का स्वांगीकरण भी हो गया। तो जो भोजन अब स्वांगीकृत हो गया, तो उसका कुछ ठोस भाग जो कि शरीर के अंदर बचा रह जाता है, और उसी ठोस भाग को हम लोग मल के रूप में गुदाद्वार के द्वारा बाहर निकालते हैं, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। ठीक है, गुड नाइट, आई लव यू।